अनुसंधान है क्या? सामाजिक अनुसंधान के ऊपर हमने बहुत सारी बातें की हो, बहुत सारे पढ़े होंगे, बहुत सारी चीजें जानी होंगी, समझी होंगी, लेकिन वास्तव में समाजशास्त्र दूसरे विज्ञानों की तुलना में एक नया विज्ञान है। हमारे भारत में तो अभी 100 वर्ष का इतिहास है। 1919 में समाजशास्त्र पृथक रूप से यहाँ पे पढ़ाया जाने लगा और इस वर्ष हम 100 इयर्स का सेलिब्रेशन करने वाले थे, लेकिन इस पैंडेमिक ने उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। और निश्चित है कि आने वाले समय में जब कभी होगा तो समाजशास्त्र का जो 100 वर्ष का जलसा है वो हिंदुस्तान में होगा। हमने आपसे बात किया था कि सामाजिक अनुसंधान में हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, हमारा नजरिया क्या होना चाहिए। ये प्रश्न समाजशास्त्र के जन्म के साथ ही खड़े हो गए थे कि समाजशास्त्र की प्रकृति सामाजिक है या वैज्ञानिक है, क्योंकि दूसरे जो प्राकृतिक विज्ञान है, जो भौतिक विज्ञान है, वो विज्ञान पे बात करते हैं, उनकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं विज्ञान की और उन विशेषताओं के साथ वो चलते हैं। लेकिन समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है या नहीं, इस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे और दो तरह की विचारधाराएं आई थी कि समाजशास्त्र की प्रकृति सामान्य है या समाजशास्त्र की प्रकृति भी वैज्ञानिक है। और इस पर समाजशास्त्रियों ने इस आशंका को समाप्त कर दिया था और कहा था कि नहीं, समाजशास्त्र की प्रकृति भी वैज्ञानिक है, समाजशास्त्र भी भौतिक विज्ञान की तरह अध्ययन कर सकता है। भौतिक विज्ञानों के पास अपनी एक प्रयोगशाला होती है जहां पर वो अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र के पास प्रयोगशाला कहां है, इस बात को लेकर के भी प्रश्न खड़े गए। तो चूंकि समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है, सामाजिक सरोकारों का अध्ययन करता है, सामाजिक मूल्यों का अध्ययन करता है, तो ये सारी चीजें कहां होती हैं? समाज में पाई जाती हैं। समाज में ही घटनाएं घटती हैं, समाज में ही समस्याएं बढ़ती हैं और समाज ही उन समस्याओं के निदान के लिए उपायों की खोज भी करता है। तो समाजशास्त्र की प्रयोगशाला कहां है? समाज है। समाज में ही हम समस्याओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये समस्याएं समाज से ही जन्म लेती हैं और समाज को ही प्रभावित करती हैं। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो हमारी प्रयोगशाला दूसरे विज्ञानों की तुलना में बहुत विशाल है, बहुत बृहद है। विज्ञान की प्रयोगशाला एक सीमित दायरे में होगी, एक छोटी प्रयोगशाला होगी, लेकिन समाजशास्त्र की प्रयोगशाला बहुत बृहद है, विस्तार। हम सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही सामाजिक विचारों का जन्म होता है। जब तक हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे, एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा नहीं करेंगे, दूसरों से हम दूसरे के अनुभवों को हम लेंगे नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारे विचार परिपक्वता नहीं प्राप्त करते। और इस कड़ी में मेरा मानना है कि जो एक पत्रकार होता है, अखबार का जो अखबार या मीडिया कर्मी होता है, आजकल दो तरह के जनसंचार के साधन हो गए हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया है, एक प्रिंट मीडिया हो गया है। पहले प्रिंट मीडिया था, लेकिन प्रिंट मीडिया के पहले भी जो राजा महाराज
थे वो खबरनवीस रखते थे। हमने पढ़ा होगा कि कबूतरों से या पंक्षियों से जो है हम संदेशे भिजवाते थे। बहुत सारे आपने कहानी की वदंतियां पढ़ी होगी। तो ये सब चीजें एक आधार के रूप में काम करती हैं। हमारा जो ज्ञान का परिमार्जन होता है वो ऐसा नहीं कि ज्ञान का प्रस्फुटन एकाएक हो गया है। अगर हम अपने ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक किंवदंतियों, कहानियों, किस्सों को नहीं पढ़ेंगे तो हमारी वैचारिकता कभी परिपक्व नहीं होती। आपसे बात किया था कि हार्वर्ड बेकर की एक किताब है, डेवलपमेंट ऑफ थॉट फ्रॉम लोर टू साइंस। जो सामाजिक विचारों का जन्म हुआ है वो किस्से और कहानियों से भी हमने उन विचारों को लिया है। तो ज्ञान का जो प्रस्फुटन होता है, अगर हमारे अंदर अनुभव नहीं है, हमारे अंदर इंटरेक्शन की प्रक्रिया नहीं है, ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, तो कभी ज्ञान नहीं आएगा। तो मेरा मानना है कि एक पत्रकार और एक समाजशास्त्री दोनों की दृष्टि एक होनी चाहिए। दोनों समाज के बारीकी से अध्ययन करते हैं। ब्रिटेन के एक दार्शनिक थे रूडयार्ड किपलिंग, और रूडयार्ड किपलिंग ने इस अध्ययन को, कोई किसी भी सामाजिक समस्या के अध्ययन के लिए या किसी भी समस्या के अध्ययन के लिए 6 चीजों पर फोकस करते हैं, 6 चीजें बताते हैं। अगर हिंदी में हम उनको कहेंगे तो 6 ककार होंगे, 6 क, 6 अक्षर, 6 शब्द जो है आप क के लिख लेंगे। और उनका क्या है, वो 6 ककार क्या है, 6 शब्द क्या है? तो वो कहते हैं कि रूडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि ये हर एक पत्रकार या हर एक समाजशास्त्री के पास इन 6 चीजों का अपने जेहन में हमेशा उतारना चाहिए। अपने अंदर, अपने अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए इन 6 चीजों को जानना बहुत जरूरी है। पहला है फाट, क्या? दूसरा है फेन, कब? तीसरा है व्हाई, क्यों? चौथा है हाउ, कैसे? पांचवा है वेयर, कहां? और छठवां है हु, कौन? तो क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, अगर ये 6 अंतर्दृष्टि हमारे अंदर है तो निश्चित है कि हम किसी भी समस्या को बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन कर पाएंगे और उसके निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो व्हाट, कोई भी समस्या होती है, क्या हो गया? आप देखते हैं ना, अखबारों में पढ़ते हैं, रेडियो में सुनते हैं, टेलीविजन में देखते हैं। आप जा रहे हैं बाजार में या कहीं अपने गांव के आसपास, कहीं स्कूल से लौट रहे हैं, कॉलेज से लौट रहे हैं, यूनिवर्सिटी से लौट रहे हैं और बहुत भीड़ जमा हो गई है, तो आपके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है कि क्या हो गया। उस क्या का जब तक हमें हमारी जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम दूसरे लोगों से पूछेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या हो गया। फिर व्हेन, अरे घटना घटी है, कोई समस्या आई है या कोई घटना घटी है तो कब घटी? अभी घटी, आधे घंटे पहले घटी, 2 दिन पहले घटी, कब घटी? और व्हाई, क्यों घटी? उसके अब ये क्यों जो है हमें उन कारणों की ओर पता लगाने के लिए बाध्य करता है। क्यों घटी, उस क्यों के लिए जो है हम अनुसंधान की शुरुआत करते हैं कि आखिर ये 2 लोगों में विवाद हुआ या 2 लोगों में
किसी दो लोगों में झगड़े हुए, विवाद हुए, या कोई घटना घट गई, तो क्यों घटी, उस घटना के जड़ तक आप पहुंचने का कोशिश करेंगे। और यही कोशिश अनुसंधानकर्ता का जो पहला सार्थक स्टेप होता है, पहला कि हम ये जानने का प्रयास करते हैं। यही अखबार का जो मीडिया कर्मी है, जो प्रतिनिधि है, या जो जर्नलिस्ट पत्रकार है, पत्रकार क्या होता है, पत्र को आकार देता है, उसके कहते हैं पत्रकार। और समाजशास्त्री क्या होता है, वो समाज को आकार देता है। दोनों की दृष्टि एक जैसी है। पत्रकार समाज के बैरोमीटर है, वो जैसे बैरोमीटर से हम देखते हैं, तो समाज का बैरोमीटर जो अखबार होते हैं वो समाज के बैरोमीटर का काम करते हैं। तो समाजशास्त्री भी की दृष्टि जो होती है, वो दृष्टि उसी खोज की ओर ले जाती है जो खोज एक अखबार के सार्थक पत्रकार की होती है। फिर अगला शब्द आता है हाउ, कैसे, ये घटना कैसे घटी। किसी ने आत्महत्या कर लिया है, कैसे कर लिया, क्यों कर लिया, कब कर लिया, पहले क्या होगा, क्या पर जाएंगे, फिर कब जाएंगे, फिर क्यों जाएंगे, फिर कैसे। तो ये क्या, कब, क्यों, कैसे एक तरह से आपको अनुसंधान की ओर ले जाने के लिए एक सार्थक रास्ता तैयार करते हैं। ये अंतर्दृष्टि हर समाजशास्त्री, हर अनुसंधानकर्ता के अंदर होनी चाहिए। ये घटना क्यों घट गई है और कैसे घटी है। फिर आता वेयर, अब अननोन के प्रति जानना, जो अज्ञानता है, क्योंकि मनुष्य जिज्ञासा जो होती है हमारी एक स्वाभाविक वृत्ति होती है, ये गॉड गिफ्टेड होता है, ईश्वर से हमें मिलता है। कहते हैं ना, ईश्वर के प्रति मानते हैं अगर, तो ये गॉड गिफ्टेड मिलता है। हर चीज के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न होना यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, चाहे वो समाजशास्त्री हो या राजनीति शास्त्री हो, दर्शन शास्त्री हो, भौतिक शास्त्री हो, कोई भी हो, या एक सामान्य नागरिक हो। जिज्ञासा होती है, एक बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है, एक छोटा सा बच्चा है उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासा होती है। और कभी कभी वो ऐसे प्रश्न पूछने लगता है कि खींच जाते हैं लोग, आदमी हैरान हो जाएगा, और उसके जवाब जब तक वो नहीं मिल पाएगा तब तक वो संतुष्ट नहीं होता है। आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं, तो आपने कोई घटना घटी है, कहां घटी है, इस कहां का भी पता लगाना, इस कहां का भी हम पता लगाते हैं, ये घटना कहां पे घटी है। और लास्ट जो हमारा लक्ष्य है, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, हु। अंतिम शब्द है हु, कौन, इस घटना का जिम्मेदार कौन है, इस घटना के तथ्य क्या है। किसी ने आत्महत्या कर लिया है, तो आत्महत्या क्यों किया है, घटना एक हुई है, लेकिन उसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, बहुत सारे कारक हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, और उन फैक्टर्स, उन कारकों की खोज करना ही एक अनुसंधानकर्ता का अपना लक्ष्य होता है। हम उन कारकों की खोज करते हैं। तो ये जो रूडयार्ड किपलिंग ने जो एक 6 ऑनेस्ट सर्विंग ऑफ मेन बताया, 6 ईमानदार सेवक, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, आप 6 का लिख लीजिए। तो कैसे जो है आपको अगर हिंदी में है तो सारी चीजें याद रहेंगी। का एक का हो जाएगा क्या, एक का हो जाएगा कब, एक का हो जाएगा क्यों, एक का हो जाएगा कहां, और एक का हो जाएगा कौन। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, हु। तो ये जो चीजें हैं, ये अंतर्दृष्टि हर समाजशास्त्री के अंतर्गत होती है। चाहे आप पढ़ रहे हो,
चाहे आप पीएचडी कर रहे हो या पीएचडी के बाद कोई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को आपने हायर किया है या किसी समस्या को एज ए सोशियोलॉजिस्ट आप स्टडी करना चाहते हैं, तो इन चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये ज्ञान को परिमार्जित करती है। ये जो दृष्टियां हैं हमारे नॉलेज ओरिएंटेशन करती हैं, हमारे ज्ञान का उन्मुखीकरण करती हैं, और यही जिज्ञासा भी पैदा करती हैं। जो जिज्ञासा हमारे अंदर पैदा हुई है, यही 6 चीजों, ये जो है अंतर्दृष्टि है, वो हमें हमारी जिज्ञासा के समाधान तक पहुंचने का एक रास्ता तय करती। अब एक प्रश्न और आता है सामने कि मेथड्स और मेथोलॉजी में क्या अंतर है। ये बेसिक चीज है। मेथड्स क्या है? क्या मेथड, कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये मेथड और मेथोलॉजी ये है क्या? व्हाट इज मेथड? मेथड क्या है? What did the researcher use for the study part? Research method comprise of the tools, strategies or technique that are used in research. अनुसंधानकर्ता अपने उसी ज्ञान को खोज में बहुत सारी प्रविधियों, विधियों का उपयोग करता है। उसके पास एक लक्ष्य होता है, एक गोल होता है, और उन लक्ष्य और उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए बहुत सारी प्रविधियों का उपयोग करता है। तो प्रविधि किसी लक्ष्य तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है। प्रविधि क्या है? किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। हम बहुत सारी चीजें, जैसे डॉक्टर है, ये इस समय कोरोना पैंडेमिक है, और कोरोना ऐसे नहीं किसी को खांसी आई, सर्दी जुकाम हुआ तो हम कह दिए कि नहीं एक कोरोना, एक भय लगता है, एक डर लगता है। लेकिन उसका अध्ययन होता है, उसका टेस्ट होता है, और टेस्ट के बाद यह पता चलता है कि ये है पेशेंट है, कोविड का पेशेंट है या नहीं है। लेकिन सावधानी बरतते। तो वो जो टेस्ट होता है उसकी भी एक मेथड्स होता है, एक प्रविधि होती है। आप बहुत सारे काम करते हैं, घर में खाना भी बनाते होंगे, तो खाना बनाने की अपनी प्रविधि है। आप प्रश्न का उत्तर देते होंगे परीक्षाओं में, तो उसकी भी अपनी मेथड्स होती, प्रविधि होती है, उसका भी एक प्रारूप होता है। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उस प्रारूप का पालन करते हैं। तो प्रविधि क्या है? किसी लक्ष्य तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है, और बहुत सारी प्रविधियां हैं, एक प्रविधि नहीं है। आगे इन पे अलग अलग आपके चैप्टर में बात की जाएगी। तो बहुत सारी प्रविधियां हैं। फिर मेथोलॉजी क्या है? अब हम रिसर्च में, अपने डिसर्टेशन में, अपने पीएचडी के ग्रंथ में लिखेंगे, शोध ग्रंथ में लिखेंगे मेथोलॉजी क्या है, व्हाट इज द मेथोलॉजी, ये कहते हैं। तो पद्धति शास्त्र क्या है? किसी अध्ययन में पद्धतियों का विस्तृत विश्लेषण ही पद्धति शास्त्र है। जहां बहुत एक पद्धति नहीं होती है, बहुत सारी पद्धतियां होती हैं। मेथोलॉजी रेफर टू द स्टडी ऑफ हाउ रिसर्च इज डन। पद्धति शास्त्र बताती है कि हम इस अनुसंधान को, इस शोध को हम कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं। मेथोलॉजी इज द जस्टिफिकेशन फॉर यूजिंग ए पर्टिकुलर रिसर्च मेथड्स। हमारी मेथोलॉजी अलग अलग होती है, लेकिन
हमारा रिसर्च डिजाइन क्या, जब हम रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, आगे आप रिसर्च डिजाइन पे बात कुछ बच्चों को बताया, कभी जरूरत पड़ेगी उस पर फिर चर्चा करेंगे कि रिसर्च जब शोध प्रारूप है या शोध विकल्प है, शोध संरचना है, शोध प्ररचना है, अलग अलग नाम से इसे हम जानते हैं। हमारी शोध रचना कैसी है, और उसी शोध प्ररचना रिसर्च डिजाइन मेथड्स के लिए हमें सुझाव देती है कि इस मेथड्स का हमें उपयोग करना है। हमारी रिसर्च डिजाइन वर्णनात्मक है, निदानात्मक है, प्रयोगात्मक है या अन्वेषणात्मक है, कौन सी रिसर्च डिजाइन का अंतर अनुशासनिक है। आजकल तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस चल रहे हैं, बहुत सारी स्टडीज हो रही है, हमारे हिंदुस्तान में भी अब चलने लगे हैं, लेकिन विदेशों में अगर आप देखेंगे तो मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस चल रहे हैं। क्योंकि जब कोई समस्या आती है, जैसे आपका ये पैंडेमिक है, पैंडेमिक की जितनी भी स्टडीज हो रही हैं, बहुत सारी स्टडीज हो गई हैं, आ गई, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे सोशल स्ट्रक्चर पे, हमारे फिनांस पे क्या पड़ रहा है, हमारे पॉलिटिक्स में क्या पड़ रहा है, हमारे साइकोलॉजिकल फियर क्या उत्पन्न हो रहा है समाज में। तो समाज शास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, ये सब जुड़े हुए हैं। तो जो हमारा, हम ऐसे अध्ययनों को जब हम करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस करते हैं। एक और नई बात हो रही है समाजशास्त्र में इस समय दुनिया में। पहले हम होता था कि हम एक ही मेथड्स को यूज करते थे, एक ही प्रविधि का यूज कर लिए, हमने इंटरव्यू का यूज किया या हमने ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू करेंगे तो ऑब्जर्वेशन तो साथ साथ चलेगा ही। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि हम कई मेथड्स को, जो अगर हमारा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होगा, अंतर अनुशासनिक अध्ययन होगा, उसमें कई मेथड्स हमें लेना पड़ेगा। अगर हमें पर्सनालिटी का अध्ययन करना है, व्यक्तित्व का अध्ययन करना है, तो उसके मेथड्स अलग होंगे। हमें एटीट्यूड्स का अध्ययन करना है, मनोवृत्तियों का अध्ययन करना है, तो उसका मेथड्स अलग होगा। अगर हमें सिर्फ डाटा कलेक्शन करना है, लोगों का डाटा कलेक्शन करना है, तो उसका अध्ययन अलग होगा। तो किसी अध्ययन में पद्धतियों का विस्तृत विश्लेषण ही पद्धति शास्त्र होता है। और जब आप रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, जब पीएचडी आप थीसिस लिखते हैं या डिसर्टेशन लिखते हैं, तो एग्जामिनर क्या देखता है? एग्जामिनर बहुत सारी थीसिस में आप ठीक है पढ़ लिया, उसके पास टाइम नहीं रहता, बहुत कम टाइम रहता। आपके इंट्रोडक्शन देखेगा, आपका रिव्यू लिटरेचर देखेगा, आपका मेथोलॉजी देखेगा, आपका हाइपोथेसिस देखेगा कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाई है वो जरूरी बनी है कि नहीं बनाई है, और कंक्लूजन में क्या आपने फाइंडिंग, आपके फाइंडिंग में क्या रहा। तो मेथोलॉजी हमारी बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। अगर मेथोलॉजी नहीं होगी तो जैसे एक अज्ञान डॉक्टर होता है गांव का, कोई बीमारी हुई, वो 2-3 दवाइयां जानता है, वही 2-3 दवाइयां खिलाता रहता है। बच गए तो बच गए तो बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, अगर बचे नहीं तो फिर हो। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस तरह के पद्धतियों का उपयोग करते हैं, किस तरह के टूल्स का उपयोग करते हैं। तो ये पद्धति और पद्धति शास्त्र, इन दोनों में आपने बेसिक अंतर देख लिया। प्रविधि क्या है? प्रविधि किसी लक्ष्य तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है, और पद्धति शास्त्र क्या है? जहां बहुत सारी पद्धतियों का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है, वो पद्धति शास्त्र है। तो जब आप मेथोलॉजी लिखेंगे अपने डिसर्टेशन या थीसिस में, ये सारी चीजें होंगी। आपका यूनिवर्स क्या है, समग्र क्या है, आपने किसका समग्र क्या होगा जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप युवाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो आपका समग्र क्या होगा, यूनिवर्स क्या होगा, युवा होगा। अब अगर ग्रामीण युवा है और शहरी युवा है, ग्रामीण युवा है तो युवा, ग्रामीण युवा होगा यूनिवर्स, फिर और शहरी युवा है तो शहरी का अध्ययन कर रहे हैं, शहरी युवाओं का, तो आपका यूनिवर्स, फिर वो दूसरा नहीं होगा, उसमें सम्मिलित नहीं होगा दूसरा। फिर सैंपलिंग, साइज ऑफ सैंपलिंग देखते हैं।
कि निदर्श का आकार क्या है, कितने लोगों का आपने अध्ययन किया। पहले तो हम लोग पीजी का जब डिसर्टेशन तैयार करते थे एमए में, तो 100 लोगों का अध्ययन करते थे। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो अगर 200 लोग बच्चों का भी अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन पीएचडी में जो अभी आया है कि पीएचडी में कम से कम 500 होना चाहिए। अब और नेचर ऑफ रिसर्च के ऊपर है, जो एपीए का नया जो मॉडल आया तो उसमें कि 500 to 1000 सैंपल साइज जितनी बड़ी होगी, रिलायबिलिटी हमारे तथ्यों की उतनी ज्यादा हो जाती। लेकिन ये अगर हम केस स्टडीज कर रहे हैं तो इतना हम नहीं कर सकते, अगर हमारा मेथड्स केस स्टडीज का है। लेकिन एक अगर आप किसी भी आगे चलकर किसी भी समस्या पर अध्ययन करते हैं, जैसे मान लीजिए इस कोरोना पे अध्ययन कर रहे हैं, तो आप अपने अध्ययन में अगर आपका फील्ड ओरिएंटेड अध्ययन है तो 2-4 केस स्टडी को भी अपने थीसिस में, अपने अनुसंधान में लेना चाहिए। और ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अध्ययन जो ये विस्तृत विश्लेषण करता है, केस स्टडी। फिर आता है कि द प्रोसेस ऑफ रिसर्च क्या है। अब हम अनुसंधान की बात कर रहे हैं, अनुसंधान में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अपने अनुसंधान को कैसे आगे बढ़ाएंगे, हमारा प्रोसेस क्या है, हमारी प्रक्रिया क्या है अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए। तो पहली प्रक्रिया तो हमारी होती है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, समस्या से अवगत होना। सबसे पहले आप समस्या का ही चुनाव करते हैं। अगर समस्या का चुनाव नहीं करेंगे तो किस पे अध्ययन करेंगे। और हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम ऐसी समस्याओं को, कोई लीक पे कभी कभी होता है कि एक ही, मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि कोई नवाचार आता ही नहीं है अध्ययन में, बस वही लीक पे चले जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें आ गई हैं हमारे समाज में, बहुत सारी विसंगतियां आ गई हैं सोसाइटी में। मुझे विश्वास है कि आगे चल करके ये जो महामारी है इस पे बहुत सारे अध्ययन होंगे और इस पे अध्ययन करना भी चाहिए। तो समस्या से अवगत होना, पहले हम किस समस्या, बहुत सारी, और हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही विषय का चुनाव करना चाहिए। मेरा जहां तक अपना तर्क है कि गाइड को कभी थोपना नहीं चाहिए विषय को कि इस विषय पे तुम कर लो। उस विषय पे अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है और बुझे मन से उसने एन केन प्रखार कर भी लिया अध्ययन, तो मजा नहीं आएगा, फिर रिसर्च का मजा नहीं आता। क्योंकि रिसर्च, अनुसंधान भी एक प्लेजर, एक जॉय, एक आनंद है। आप अनुसंधान अगर करेंगे तो मजा आता है, बहुत अच्छा आएगा कि आप इंटरेक्शन करेंगे, दूसरों से बातचीत, आपको एक सुकून मिलेगा कि हाँ इस समस्या पर हमने अध्ययन किया है। मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा, द ब्रीडिंग ग्रोथ, जो खैरवा ट्राइब पे था। खैरवा ट्राइब पे जो हमारे यहाँ एक सीधी डिस्ट्रिक्ट में कुसमी ब्लॉक है, जहां पे हर्रई एक गांव है जहां खैरवा ट्राइब रहती है। और वहां खैरवा ट्राइब में किसी ने मुझे बताया, मेरा एक रिसर्च स्कॉलर बताया कि सर वहां बच्चे ही पैदा नहीं होते उस गांव में। हमने कहा कैसी बात कर रहे हो, कितने लोग रहते हैं? तो बोले सर रहते हैं 70-80 लोग रहते हैं, कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। और बाहर जाते हैं, अगर कोई चला गया है बाहर तो बच्चे पैदा होते। हमने कहा कि हमारे लिए तो बड़ा एक दिमाग में ये बात आई। हमने कहा चलो देखेंगे कैसे चलेंगे। तो कहा सर फरवरी के बाद ही, आप अक्टूबर नवंबर माने दीपावली के बाद ही चलेंगे, क्योंकि पूरा जंगल है, रास्ता नहीं है वहां जाने के लिए, नदी पार करनी पड़ेगी। लेकिन एक जिज्ञासा थी, हमने कहा चलिए चलते। और वहां पे देखा एक ट्राइबल ग्रुप है खैरवार का, बहुत ही मैले कुचैले कपड़े पहने हैं, कोई अवेयरनेस, कोई जागरूकता नहीं। और जब वहां पे मैं गया था तो जो सबसे कम उम्र का लड़का था उसकी उम्र थी 20 वर्ष। मैंने पिछले 20 वर्ष में कोई बच्चा वहां पैदा नहीं हुआ था। इसमें एक सेमिनार ट्राइबल का हुआ और ये बात हमने रखी, ये पढ़ा, एक पेपर पढ़ा, उनका एक पायलट स्टडी किया था। क्योंकि जब आपको बृहद अध्ययन करना होता है तो आपको एक पायलट स्टडी करनी चाहिए।
आपको एक एक पायलट स्टडी एक रास्ता तय करती है आपको, और उस पर जब हुआ तो कई वहां पे मेडिकल साइंस के लोग बैठे थे, उनको बड़ा अचंभा हुआ। और फिर इसके बाद एक कार्यक्रम आता था उस समय, नलिनी सिंह का आंखन देखी, दूरदर्शन में, ये कम से कम 20 साल पहले घटना है। और उन्होंने 2 मिनट, वो 2 मिनट का कार्यक्रम होता था, 2 मिनट उस ट्राइब के बारे में बताया कि हाँ भी ऐसा ट्राइब है। और फिर आईसीएमआर और वो सारी टीमें गई वहां पे, स्टडीज थी। अब आज तो पूरा बदल गया है। मैंने उसमें तत्कालीन जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह जी, उनको एक रिपोर्ट दिया, बताया कि आज भी जो है ये ऐसी स्थिति है, और उन्होंने बहुत सारी योजनाएं वहां पे लाई। तो जब आप ऐसे अननोन, कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसी चीजें आ जाती हैं, और ये उसको जानने की जो प्रबल उत्कंठा होती है, यही समाजशास्त्री का मुख्य दायित्व होता है, यही मुख्य कर्तव्य होता है। अगर इस दायित्व को आप सफल निभाएंगे तो सबसे पहले क्या है, समस्या से अवगत होना। आप अपना प्रॉब्लम चुनिए कि हाँ मैं इसमें करूंगा, इससे करूंगा। फिर क्लेरिफाई द प्रॉब्लम, समस्या का स्पष्टीकरण भी होना चाहिए, है नहीं, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो सिंगल मीनिंग, एक अर्थी होना चाहिए, दो अर्थी नहीं होना चाहिए। अगर दो अर्थी हो गया आपके हेडिंग दो अर्थी हो गई तो वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। उस समस्या के बारे में आप लिखिए, जानिए, समझिए, लोगों से पूछिए ऐसी समस्या क्यों आ रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और तीसरा होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये बहुत जरूरी है, पूर्ववर्ती साहित्य का अध्ययन। पूर्ववर्ती साहित्य का अध्ययन आपको करना होगा। माने इस समस्या से, इसमें कभी कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जब सिनॉप्सिस बनाते हैं तो बहुत कंफ्यूज जाते हैं। उनका लगता है कि पूर्ववर्ती साहित्य का मतलब होता है कि उस विश्वविद्यालय के क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी पहले से इस पर अध्ययन हुए हैं वो सब पूर्ववर्ती साहित्य में आएंगे। ऐसा नहीं है। आपकी समस्या पर दुनिया में कहीं भी अध्ययन हुआ है वो सब रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू लिटरेचर में आएगा। रिव्यू द लिटरेचर। आपको अगर आप पैंडेमिक, इस कोरोना को आप अध्ययन कर रहे हैं तो इससे पहले जितनी महामारियां हुई, चाहे वो स्पेनिश फ्लू हो, उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना होगा, उसको भी जानना होगा। यह जानना होगा कि उस समय कैसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी और समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था, और आपको कोरिलेट करना पड़ेगा उससे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पूर्ववर्ती साहित्य का जहां भी हम उपयोग करें, प्रॉपर साइटेशन, नहीं तो प्लेजरिज्म में आ जाएगा। प्रॉपर साइटेशन का हमें उपयोग करना है। अगर हमने गूगल से लिया है या इंटरनेट से लिया है तो जिस दिन हमने उस लिटरेचर को पढ़ा है वो तिथि भी लास्ट में लिखनी चाहिए, एसएस ऑन सो एंड सो, इस डेट को। अगर आज हमने कोई किताब, कोई लिटरेचर लिया है ऑनलाइन तो उसका फिर हमें कोटेशन करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा कि आज, क्योंकि वो इंटरनेट में जो चीजें होती हैं वो बदल जाती हैं। और किसी ने कह दिया नहीं आपने तो ये जो लिखा है तो बहुत पुराना डाटा है, तो आप कहते नहीं मैं ये डाटा इस तारीख को लिया था, अब चेंज हो गया होगा। एक जो है विकल्प रहेगा आपको अपने उत्तर देने का। फिर क्या होगा आपका, अवधारणाओं एवं सीमाओं की स्पष्टता, क्लियरली डिफाइंड टर्म एंड कॉन्सेप्ट्स। आपके अध्ययन की लिमिटेशन क्या है, अवधारणाएं स्पष्ट होनी चाहिए, वेरिएबल्स स्पष्ट होनी चाहिए। चर, किन चरों का आप उपयोग कर रहे हैं, विभिन्न चरों का क्या आप कंपैरेटिव, तुलनात्मक विवरण भी कर रहे हैं। तो अवधारणाओं में सीमाओं की स्पष्टता, ये लिमिटेशन क्या है। हम पीएचडी करेंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं, हमने रीवा नगर ले लिया या भोपाल नगर ले लिया या 4 गांव ले लिया। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे अध्ययन हुए हैं, चाहे वो एससी दुबे का हो, चाहे वो एमएन श्रीनिवास का हो, जीएस घुरे का हो, ड्यूमा का हो। छोटे छोटे अध्ययनों में उन्होंने गागर में सागर भर दिया।
तो लिमिटेशन ऐसा नहीं कि आप बृहद, आपका अगर सीमा बहुत बड़ी होगी तो फिर गड़बड़ हो जाए। फिर डिफाइन द रिस्पोंडेंट्स, उत्तरदाताओं की निश्चितता। अब आपके उत्तरदाता कैसे रहेंगे, इसको भी अब आपको निश्चित करना है। डिफाइन द रिस्पोंडेंट्स, आपके उत्तरदाता शहरी हैं, आपके उत्तरदाता ग्रामीण हैं, एडोलसेंट हैं, छोटे हैं, वयस्क हैं, कि आप कैसे हैं। उन बच्चे हैं, बच्चों को ले रहे अध्ययन कर रहे हैं, या अशिक्षित लोगों का अध्ययन कर रहे हैं, गांव के लोगों का अध्ययन कर रहे हैं, शहर के लोगों का अध्ययन करो। जब कभी आप इस तरह की, जैसे बार बार महामारी का जिक्र आ जाता है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियां ही ऐसी हैं, और सोशियोलॉजिस्ट को तो ये एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा, देता है। तो अगर आप कोविड का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो शहरों में इंपैक्ट दूसरा है और गांवों में इंपैक्ट दूसरा है। मैं चूंकि गांव से भी जुड़ा हुआ हूं, अभी पिछले संडे को भी गांव गया था, और वहां देखा, वहां लोगों को कोई जागरूकता नहीं। मैं मास्क लगाया था, 2-4 लोग ऐसे मिले, एक फंक्शन था, बैठे दूर दूर से सब, लेकिन कोई जागरूकता नहीं है। हंसते थे, अरे कोरोना क्या करेगा, यहां तो बड़े बड़े कोरोना है। बात को कहीं अलग अलग खींच करते थे, बात को पलट देते थे, लेकिन जागरूकता नहीं। और ये बात सच है कि शहर की अपेक्षा गांव की जो इम्यूनिटी पावर है बहुत ज्यादा है। हो सकता है उनको भय न हो, सर्दी जुकाम ऐसा मानते हो, और जो डेथ रेट भी है वो गांव में बहुत कम है। तो जब अध्ययन होगा, जब हम समाजशास्त्री अध्ययन करेंगे, तो अच्छा होगा कि हम इसे कोरिलेट करें, इसको जो है हम एक दूसरे के साथ जोड़ें, कंपैरेटिव स्टडी करें। बच्चों पर अलग अलग इसका अध्ययन आएगा, बच्चों पे, बुजुर्गों पे, महिलाओं पर, ये सारी चीजें हो। तो उत्तरदाताओं की निश्चितता ये भी आपको तय करना है। आपके रिस्पोंडेंट कौन है, आपके उत्तरदाता कौन है, और फिर डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन प्लान, उपकरणों का विकास। अब इंस्ट्रूमेंट आप करेंगे। सोशियोलॉजी में अब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। पहले बहुत ही ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट थे, हम करते थे तो क्वेश्चनर का प्रयोग कर लें या इंटरव्यू शेड्यूल का प्रयोग करें। लेकिन लड़के अभी भी गलती करते हैं, पीएचडी लिखते हैं या रिपोर्ट लिखते हैं तो क्वेश्चनर का प्रयोग किया है। अगर प्रश्न पूछे तो क्या क्वेश्चनर का प्रयोग किया? अरे प्रश्नावली का प्रयोग पहले दूरस्थ इलाकों में फैले उत्तरदाताओं के लिए होता था, और आज भी वही डायलॉग चला रहा, किताबों मिलेगा, रटा रटा है वही डायलॉग मिलेंगे, डाक से भेजी जाती है, ये भी भेजी जाती है भी। अरे अब तो गूगल महाराज आ गए हैं। अब डाक से कोई नहीं भेजता, फैक्स से कोई नहीं भेजता, अब तो ईमेल से भेजते हैं या गूगल। बहुत सारे ऐसे स्टडीज हुई हैं, हो रही हैं अभी इस पैंडेमिक में, कि गूगल फॉर्म हमने कम से कम 20-25 ऐसे क्वेश्चनर भरे जो गूगल में आए। कोई कलकत्ता का है, कोई दिल्ली का है, कोई वहां से रिसर्च स्कॉलर भेज देते हैं। तो अच्छा है, गूगल में आपने डिजाइन कर लिया, लेकिन ये गूगल उसी के लिए है जो गूगल को जानता है, पढ़े लिखे जिनके पास फोन को चलाना जानते हैं, सबके बस की बात नहीं। तो अगर आपके उत्तरदाता शिक्षित हैं और वो फोन जानते हैं, हाई एडवांस है, तो आप गूगल पे फॉर्म डेवलप कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि एक दिन में ही हजारों रिस्पांस आ जाते हैं। जैसे अभी वेबिनार वगैरह होता है, रजिस्ट्रेशन करते हैं आप, होड़ लगी रहती है। इस समय तो थोड़ा सा वेबिनार पे बंदिश हो गई, बंदिश क्या, थोड़ा सा ठहराव आया है। नहीं तो शुरुआत में ऐसा लगता था कि पूरा दिन जो है वेबिनार है, अरे वेबिनार कोई बहुत बड़ा आ गया है। अब धीरे धीरे उस समय के साथ उसके इंपॉर्टेंस भी अब खत्म हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा, ये भी समाजशास्त्रीय अध्ययन की बात है कि अगर ये पैंडेमिक नहीं आता तो ऐसे अवसर क्या मिलते आपको कि ऑनलाइन क्लास होती,
ऑनलाइन ऑडिसी होती, ऑनलाइन पीएचडी का वाइवा होता, आप घर में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। बहुत सारे अभिभावक कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, इसमें पैसे की बचत होगी, आने जाने की बचत होगी, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में अभी बहुत अंतर है। जो भावनात्मक लगाव होता है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में, वो नहीं आ पाएगा। ऑनलाइन आप पढ़ते रहे, बाद में पता चला कि हम नहीं जान पाएंगे कि ये हमारा स्टूडेंट रहा है कभी। तो उपकरणों का विकास, आप टूल्स कैसे हैं, आप इंटरव्यू शेड्यूल का प्रयोग कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारे आजकल ऑडियो विजुअल स्टडीज हो गई। समाजशास्त्र में हिंदुस्तान में जब 1986 में बोर्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली में, तो सलाम बॉम्बे एक फिल्म बनी थी, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा। सलाम बॉम्बे इस्लाम्स पे बनी थी, बॉम्बे पे, और उसको जो है फर्स्ट ऑडियो विजुअल स्टडीज माना गया ये हिंदुस्तान का। ऑडियो विजुअल स्टडी होता है कि अब आप प्रयोग कर रहे हैं, आप कैमरा, जितने भी टेलीविजन चैनल हैं सब ऑडियो विजुअल स्टडीज है। वो सिचुएशन को दिखा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और लोगों की प्रतिक्रिया को भी देख रहे हैं। ये भी अध्ययन टूल्स आजकल चला है। बहुत सारे ऐसे भी हैं कि मान लीजिए आप किसी गोपनीय कॉन्फिडेंशियल स्टडीज आप कर रहे हैं, सुसाइड पे अध्ययन कर रहे हैं, किसी से घर में जाएंगे, पूछेंगे कि आपके बच्चे ने आत्महत्या क्यों किया, तो आपको मारने दौड़ेगा। ऐसा ऐसी स्थितियां आई थी मेरे सामने। मैंने 600 केसेस अध्ययन किए रीवा संभाग के। तो जो हमारे फील्ड में काम करने वाले बच्चे थे वो आए, सर नहीं कर पाएंगे, ये तो पिटने से बच जाते हैं। बोले क्यों? बोले किसी के घर जाएंगे सर, वो अभी सदमे से उबरा नहीं है, अपने माँ, अपने बेटे के गम में, या अपने भाई के गम में, या पत्नी के गम में, या पति के गम में, और उससे पूछेंगे कि आत्महत्या कैसे किया है, तो क्या हम बच के आएंगे? ये बड़ी बड़ी स्थिति खराब हुई। हमने सोचा कि तो यूजीसी का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये सवाल उन्होंने भी उठाया था जब इंटरव्यू हुआ था, तो क्या करेंगे। लेकिन हमने हार नहीं मानी, और उसमें किसी ने सजेशन दिया कि आजकल तो ऐसे टूल्स आ गए हैं कि आप उनसे अनौपचारिक बात करिए, आप जेब में रखे रहिए वो टेप रिकॉर्डर, और वो जो बात करेंगे वो सारी बातें कैद हो जाएंगी। आप लिखिए नहीं उनके सामने, सिर्फ इंटरेक्शन करिए। और दूसरा, तो हमने ऐसे ही 4 हमारे फील्ड वर्कर थे, 4 टूल्स खरीदे, और एक झूठ भी बोला। झूठ ये बोला क्योंकि कभी कभी सच निकलवाने के लिए, अब हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। तो झूठ हमने ये बोला कि सरकार ने एक योजना, ये सर्वे करा रही है कि जिसके घर में ये आत्महत्या हुई है और उससे परिवार प्रभावित हुआ है, तो उसको कुछ कंपनसेशन देगी गवर्नमेंट। और इसमें फिर बहुत सारे फिर हमारे स्रोत मिले, और बहुत सारी हुई। वो उस पे एक किताब भी आ रही है, आत्महत्या का सामाजिक यथार्थ, या अभी अधूरी है, वो हो सकता है आ जाएगी बाजार कभी आपके। तो ये जो कभी कभी होता है कि इन स्थितियों को जानने और समझने के लिए हमें टूल्स, ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं, उन टूल्स को लेना है। तुम्हारा फील्ड वर्कर जेब में वो टूल्स में था कि 72 घंटे लगातार आप टिप कर सकते हैं, एक बार ऑन कर दिया आपने तो वो जेब में रख लिए, अपना गए, उनके सामने बातचीत करते थे, उनके साथ चाय भी पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सारी समस्याएं, और फिर उस टूल्स को हम एक सॉफ्टवेयर में लोड करते थे, उसके वॉइस को, और जो चीजें होती थी उस चीजों को हम रखते थे। तो जब इंस्ट्रूमेंट आपका डेवलप हो जाएगा तो फिर आप तथ्यों का संकलन करेंगे, फैक्चुअल तथ्यों का आप संकलन करेंगे। 3 तथ्यों का संकलन के टूल्स क्या है, ये आप प्रश्नावली से कर रहे हैं, अनुसूची से कर रहे हैं, या टेप रिकॉर्डर से कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक किससे कर रहे हैं आप, उनका करेंगे।
फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन, वर्गीकरण करेंगे। आपको अपने अध्ययन में उन्हीं तथ्यों का विश्लेषण करना है जो तथ्य आपके लिए उपयोगी हो। जो तथ्य उपयोगी नहीं है, अनावश्यक रूप से थीसिस को बड़ा करने के लिए या पेज भरने के लिए जरूरी नहीं होता है। भले ही आप अपने अध्ययन में 200 पेज की थीसिस हो, लेकिन बिल्कुल निचोड़ होना चाहिए। यूरोप और अमेरिका में थीसिस इतनी बड़ी सोशियोलॉजी की नहीं होती है जितनी बड़ी हमारे यहां होती है, इतनी मोटी नहीं होती है। वहां 150 पन्ने में स्टडीज हो जाती है, और वहां थीसिस जचने नहीं जाती है, समरी जाती है। और अगर एग्जामिनर को लगा कि नहीं कुछ डाउट होता है तब वो थीसिस मंगाता है, नहीं तो उसी समरी बेस पर वो रिपोर्ट लिखता है। प्रतिवेदन लेखन, वर्गीकरण, सारणीकरण करने के बाद आपका लास्ट में आता है प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग यहां भी ध्यान रखना है हमें कि हमने जो रिसर्च डिजाइन बनाया है, जो चैप्टराइजेशन किया है, जिन अध्यायों में हमने बांटा है, वो अध्याय किस तरह से हमें लिखना है। तथ्य तो हैं, जो मुख्य तथ्य हैं उनका विश्लेषण तो करना ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम अध्यायीकरण जो किए हैं उसको भी हमें अच्छे से लिखना है। तो प्रतिवेदन लेखन में हमेशा मौलिक होना चाहिए, 2-3 चीजों से बचना चाहिए। जैसे कभी कभी बच्चे लिख देते हैं विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, ये विश्वस्त सूत्र नहीं चलता है। रिसर्च में हमेशा प्रेजेंट की बात करना है, आपको भूतकालीन की बात नहीं करनी है। ऐसा एहसास होता है, ये नहीं, ये भी नहीं चलेगा। आपने क्या पाया अपने अनुसंधान में, अपने अनुसंधान में आपने क्या पाया और क्या कहना चाहते हैं, उन चीजों को आपको समायोजित करना है, उन चीजों को आपको लिखना है। तो अगर आप इस तरह से जो है कोई भी अनुसंधान, कोई भी समस्या को आप लाएंगे, लेंगे, तो निश्चित है कि यह समस्या आपके समस्या की जड़ तक आप पहुंचेंगे। और ये अगर इस तरह से आपने रिसर्च डिजाइन कर लिया है, एक योजना बना लिया है, उस योजना के तहत आप लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई असंभव नहीं है। बहुत सारी समस्या आती है, बच्चे हताश होते हैं कि अरे ये लिखें, वो लिखें, क्या लिखें, कैसे लिखें। लेकिन अगर मन कंसंट्रेशन करके आपको अपना जो है कंसंट्रेशन कभी हटाना नहीं है कि हमें 2 साल 3 साल अगर अध्ययन करना है, किसी भी काम में अगर कंसंट्रेशन होगा, बदलेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, अगर कंसंट्रेशन बदल गया, टेप रिकॉर्डर लगाया है, बहुत गाना सुन रहा है, कहीं कंसंट्रेशन बदल गया तो फिर एक्सीडेंट तो होगा ही। तो जो मेन कंसंट्रेशन है उसको आपको नहीं बदलना है। तो इस तरह से जो है ये 4 चीजों को, जो हमारे अनुसंधान का 4 की पॉइंट है, बेसिक ऑफ रिसर्च, जो हमारे अनुसंधान के 4 बातें हैं कि व्हाट आर गोइंग टू डू, आप क्या करने जा रहे हैं। व्हाट आर गोइंग टू डू, आप क्या करने जा रहे हैं। ये पहला हमारा जो की पॉइंट हो गया। दूसरा होगा हाउ आर गोइंग टू डू इट, आप इसे कैसे करने जा रहे हैं। ये भी सोच होना चाहिए। ये हमारे अंदर इस सोच को हमें जिंदा रखना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और इसे कैसे करेंगे। कोई भी आप काम करते हैं तो ये बेसिक चीजें होती हैं, इन चीजों को आप रखें। फिर आता है हाउ आर गोइंग टू डू इट, ये कैसे करने जा रहे हैं। और व्हेन आर यू गोइंग टू डू इट, आप इसे कब करने जा रहे हैं। हमें समय के साथ ही अध्ययन करना। जैसे पेंडेमिक है, इस पेंडेमिक पे अगर हम सोचे कि नहीं अब होगा 2-4 साल बाद अध्ययन करेंगे, तो फिर कोई जो तथ्य मिलेंगे वो सब कपोल कल्पित तथ्य मिलेंगे।
लेकिन आज जब आप देख रहे हैं, अपने नजरिए से आप क्या देख रहे हैं, क्या उसको, उस दृष्टि को अगर आप लिखिए जैसा आपने लिखा है, कई लोग इस तरह से लिखेंगे तो जो दूसरे लोग हैं उनको पता चलेगा। तो समय के साथ हमेशा बदलना चाहिए। व्हाट डू आई रियली वांट टू फाइंड आउट, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं। वेयर कैन आई फाइंड द इंफॉर्मेशन आई नीड, ये जो सूचना है ये हम कहां से प्राप्त करेंगे। व्हाट इंफॉर्मेशन डू आई रियली नीड टू यूज, वो कौन सी सूचनाएं हैं जिनको हम उपयोग में लाएंगे। और फिर ऑर्गेनाइज, हाउ कैन आई यूज दिस इंफॉर्मेशन, हम इस सूचना को कैसे उपयोग करेंगे। प्रेजेंटिंग, ये जो द इंफॉर्मेशन स्किल्स होता है, प्रोसेस होता है, ISP, इंफॉर्मेशन स्किल प्रोसेस। तो प्रेजेंटिंग, हाउ कैन आई प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन, हम इस सूचना को कैसे प्रेजेंट करेंगे। और एसेसिंग, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस, हमने क्या सीखा। तो अनुसंधान जो है एक व्यापक योजना है, और निश्चित है कि जब कभी अगर हम इस पे जब कभी अध्ययन करें, जो बेसिक चीजें हैं कुछ अनुसंधान की, रिसर्च की, तो अगर इनको जो है हम ले, उनको जाने समझें, तो निश्चित है कि हमें अनुसंधान में बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज डॉक्टर कुमरेश जी का, डॉक्टर शशांक जी का, डॉक्टर रुचि जी का, कि उनके भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ बातें थी जो बेसिक चीजें थी जो आज